लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं है? यकीन कैसे करें? तुम जो पिछले आधे घंटे से कह रही हो वो नामुमकिन है। दीप, तुम कैसे कह सकते हो कि राधिका जो कह रही है वो नामुमकिन है? एक बार ध्यान से उसकी बात तो सुनो। वो क्यों झूठ बोलेगी? वो भले ही झूठ नहीं बोल रही हो, मगर हम सबको डराने की कोशिश कर रही है। और बचपन की तरह हम उसके झांसे में नहीं आने वाले हैं, समझे तुम? कहते हुए अनय खेतों से आगे जाने लगा, मगर राशि, दीप और राधिका उसी जगह पर खड़े थे। अनय, राशि, दीप और राधिका चारों कजन भाई बहन गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के पास रहने के लिए आए थे। शहरों में 2 BHK में रह रहे बच्चों को दादी की बड़ी हवेली बचपन से ही बहुत लुभाती थी। इसलिए अब कॉलेज में आने के बाद भी वे लोग भले ही 4 दिन के लिए आते, मगर वे लोग गर्मियों में यहाँ आना नहीं भूलते। इस बार भी चारों दीप की कार से यहाँ आए हुए थे। देखते ही देखते अनय खेतों में आगे बढ़ रहा था कि राशि ने उसे आवाज दी, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। राशि की आवाज सुनकर अनय ने पलट कर देखा तो उसके पैरों के पास एक बड़ा सा अजगर था। वो डर कर धीरे से पीछे हुआ, फिर भागते हुए उन लोगों के पास आ गया। अभी जो कुछ भी अनय के साथ हुआ, इससे उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। ये क्या था? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, इस बार सब कुछ गलत हो रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। दीप भैया, जल्दी से आपकी कार में बैठते हैं। अब तो यहाँ पर दादी भी नहीं है, यहाँ रुककर क्या करेंगे? राशि के कहे अनुसार सभी लोग जाकर कार में बैठ गए। दीप कार चलाने की कोशिश करने लगा, मगर कार चालू ही नहीं हो रही थी। अब ये क्या मुसीबत है? कहते हुए उसने कार को 1-2 बार और चालू करने की कोशिश की तो कार स्टार्ट हो गई, मगर कार उसके कंट्रोल में नहीं थी। वो अपने आप ही चल रही थी। उन लोगों की सांसें अटक गई। सबका चेहरा डर के कारण पीला पड़ा हुआ था। एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि अब न जाने क्या होगा। कितनी बार कहा है तुझे किसी और चीज को हाथ मत लगाया कर, मगर तू सुनती ही नहीं है। अब देख लिया नतीजा। मुझे क्या पता कि वो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स नहीं थे, बल्कि शापित प्लेइंग कार्ड्स थे। आई एम सॉरी। कहते हुए राधिका रोने लगी तो राशि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दीप को डांटते हुए बोली, ये वक्त लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। हम में से किसी की भी गलती नहीं है। बस अब क्या करना है ये सोचो। चारों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही चारों भाई बहन शहर से गांव की ओर निकल गए। निकलने में इन लोगों को शाम हो गई थी, इसलिए गांव के रास्ते पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। आज तो हम लोग गांव पहुंचने में बहुत लेट हो जाएंगे। कॉलेज का असाइनमेंट था, उसे जमा करने में टाइम लग गया। कोई बात नहीं, अभी 1-2 घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। वैसे भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। बातें करते हुए वो चारों भाई बहन कार में मस्ती भी करते जा रहे थे। अचानक झटके से कार रुक गई। भैया क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? छोटे, कार रुकी नहीं है, अपने आप रुक गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? हे माता जी, चुप करो। ओवर एक्टिंग की दुकान। कार अभी ठीक हो जाएगी। कहते हुए राधिका कार से उतरकर सड़क किनारे टहलने लगी। आसमान में लालिमा छाई हुई थी। वो इधर उधर घूमते हुए एक बंद मकान के पास जाकर खड़ी हो गई। मकान के बाहर कुछ खिलौने पड़े हुए थे। उसमें से एक बॉल को खेलने के लिए राधिका ने उठाया तो उसके नीचे कार्ड का एक सेट पड़ा हुआ था। वाओ, प्लेइंग कार्ड। गांव में दादी के घर पे खेलने में मजा आएगा। खुद से ही बातें करते हुए राधिका ने वो कार्ड अपने साथ रख लिए। तब तक दीप ने उसे आवाज दे दी। कार स्टार्ट हो गई थी। थैंक गॉड कार स्टार्ट हो गई। वहां पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई भूत या प्रेत ना आ जाए। भूत बेचारा आ भी जाता तो तुम्हें देखकर डर जाता और हमें सलाम करता।
कि हम लोग कितने हिम्मती लोग हैं जो चुड़ैल के साथ सफर कर रहे हैं। अनय की बात सुनकर दीप जोर जोर से हंसने लगा और राशि गुस्सा हो गई। तुम लोग भी ना उसे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो, और अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। पता है ना, दादी कहती है कि नकारात्मक शक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक काली बिल्ली कार के सामने आ गई। दीप कार रोक पाता उससे पहले ही कार के पहिए बिल्ली पर चढ़ गए थे। अरे दीप भैया संभल कर। दीप ने कार रोकी तो उन्होंने देखा वो बिल्ली मर चुकी थी। दीप और अनय दोनों डर गए। थिंक पॉजिटिव, गलती से हुआ है, कोई बात नहीं, कहते हुए राधिका ने दीप को वापस कार में बिठा दिया। जैसे ही कार चालू होकर आगे बढ़ी, रियर व्यू मिरर में दीप ने देखा कि वो बिल्ली अपनी जगह पर खड़ी हो गई और कार की स्पीड से उनके साथ भाग रही थी। दीप और राधिका परेशान हो गए। कुछ दूर भागने के बाद वो बिल्ली गायब हो गई। वो लोग अपनी दादी के घर पहुंच गए थे। दादी ने उन सबकी पसंद का खाना बनाया था। खाना खाने के बाद दिन भर की थकान के कारण उन लोगों को नींद आ गई, मगर राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रह कर उन प्लेइंग कार्ड्स की याद आ रही थी। उसने अपने बैग में से प्लेइंग कार्ड्स निकाले। वो खोलकर उन्हें देखने लगी तो वो कार्ड्स थोड़े से अजीब थे। वो जैसे जैसे एक एक कार्ड हटा रही थी, उन कार्ड में उनकी आज की दिन भर की कहानी उनके सामने आ गई। पहले कार्ड में 4 लोग कार में बैठे हुए थे। दूसरे कार्ड में 2 लोग गाड़ी सुधार रहे थे। तीसरे कार्ड में बिल्ली का एक्सीडेंट। ये सब तो हमारे साथ हो चुका है, आगे क्या होने वाला है? डरते हुए राधिका ने चौथा कार्ड निकाला तो उसमें लिखा था दादी की मौत। वो भागते हुए अपनी दादी के पास गई तो दादी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। राधिका उनकी कुछ मदद कर पाती उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। राधिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी कार्ड में था वो सब कुछ सच कैसे हो सकता है। दादी के अंतिम संस्कार के बाद जब उसने खेत में ले जाकर अपने भाई बहनों को उन कार्ड्स के बारे में बताया तो किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सबको यकीन दिलाने के लिए राधिका ने एक कार्ड निकाला तो उसमें 4 लोगों के सामने एक बड़ा सा अजगर बैठा हुआ था। यह हादसा भी थोड़ी देर पहले ही सच हुआ था। कार उन लोगों के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। राधिका, सोच अब क्या करना है। मुझे तो लग रहा है कि ये सब कुछ कार्ड्स के कारण हो रहा है। इन कार्ड्स को फेंक दे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ राधिका, इन कार्ड्स को फेंक दो। दीप और अनय की बात सुनकर राधिका उन कार्ड्स को फेंकने के लिए कार की खिड़की खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नाकामयाब हो गई। खिड़की के कांच खुले ही नहीं। डर के कारण राशि की हालत खराब हो रही थी। अब क्या कर सकते हैं? राधिका, अगला कार्ड खोलकर देखो, उसमें क्या लिखा है। दीप के कहने पर राधिका ने डरते हुए अगला कार्ड खोला तो उसमें 4 लोगों की लाश बनी हुई थी। ये क्या है? इसका मतलब हम लोग नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ, अगला कार्ड खोलो। दीप के कहने पर राधिका अगला कार्ड खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर सारे कार्ड्स आपस में चिपके हुए थे। कोई भी कार्ड नहीं खुल रहा था। लाओ, मुझे तो मैं कोशिश करता हूं। कहते हुए वो कार्ड लेने के लिए पीछे मुड़ा तो गलती से उससे हैंड ब्रेक खींच गया। कार अचानक से रुकी, ट्रक से टक्कर हो गई। चारों वहीं पर मर गए। वो कार्ड वापस उसी जगह पर पहुंच गए थे और अपने नए शिकार का इंतजार कर रहे थे। कहीं आपको तो ताश खेलने का शौक नहीं है? यदि है तो अनजान जगह से कभी कार्ड मत उठाना।
साइरस बचपन के बाद पहली बार ब्रिटेन के सेंट डेविड्स अपने दादा दादी के घर आया था। दादा दादी ने मरने से पहले ये प्रॉपर्टी साइरस के नाम की थी। साइरस यहीं रहने के इरादे से आया था। घर पुराना था और कई सारे पुराने सामानों के साथ ही वहां एक पुराना टेप भी था, जिसे साइरस ने संभाल कर रख दिया और कबाड़ पड़ी चीजें बेच दी। उसी दिन शाम के वक्त साइरस टहलने निकला। उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक चर्च था। उस चर्च से साइरस के बचपन की यादें जुड़ी थी। वो चर्च के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात फादर डिकोना से हो गई, जो उस चर्च की देखरेख किया करते थे। उन्हें देखते ही साइरस ने कहा, हो हेलो फादर डिकोना, क्या मैं आपको याद हूं? फादर डिकोना ने साइरस को ध्यान से देखते हुए कहा, साइरस, क्या तुम साइरस हो? यस फादर, मैं साइरस ही हूं। दादाजी ने गुजरने से पहले घर का नॉमिनी मुझे बनाया था। अब इसे ठीक कराकर मैं यहीं रहूंगा। उस घर और वहां रहने की बात सुनकर फादर डिकोना के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। वो वहां से बिना कुछ बोले चले गए। साइरस को यह बात बहुत अजीब लगी। खैर, कुछ देर घूमने फिरने के बाद साइरस वापस अपने घर आ गया। रात के वक्त साइरस बेडरूम में लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नई जगह होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर करवटें बदलने के बाद वो उठ बैठा और खुद से ही बोला, सुबह स्टोर रूम में मुझे एक वीसीआर कैसेट मिली थी, जिसे शायद दादाजी ने रखा होगा। देखना चाहिए उस कैसेट में आखिर क्या था। साइरस के दादाजी ने अपने घर में पुराने जमाने का वीसीआर प्लेयर भी रखा था। साइरस ने उस टेप को लगाकर प्ले किया और ध्यान से देखने लगा। वीडियो की शुरुआत में उसे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था और कैमरे का फोकस काफी हिलडुल रहा था। पहले तो साइरस को प्रेयर जैसी कोई आवाज सुनाई दी, फिर धीरे धीरे उसमें से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। ओह गॉड, ये कैसी आवाजें हैं? इस वीडियो का मतलब क्या है? साइरस जब तक कुछ समझ पाता तब तक वीडियो में उसे एक औरत नजर आई, जिसे बेड से बांध कर रखा गया था। वो तड़प रही थी और जोर जोर से कुछ बोल रही थी। मरोगे, तुम सब मरोगे। लीना किसी को नहीं छोड़ेगी। 11 दिन, सिर्फ 11 दिन। उस आवाज को सुनकर साइरस बुरी तरह डर गया। उसने फौरन ही वो टेप बंद कर दिया। 11 दिन, वो आवाज अभी सिर्फ भी 11 दिन। घर में गूंज रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि साइरस अपने कानों पर हाथ रखते हुए फ्लोर पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। उसके कानों से खून निकलने लगा। बंद करो ये आवाज, बंद करो। उसे बेहोशी जैसा महसूस होने लगा। अचानक आवाज बंद हो गई। साइरस अभी भी जमीन पर अचेत हालत में पड़ा था। वो उठने की हिम्मत कर पाता तब तक कमरे की लाइट अपने आप लपकते झपकते हुए बुझ गई और साइरस को कमरे में अजीबोगरीब काले साए नजर आने लगे, जो उसके आसपास ही घूम रहे थे। साइरस इतना डर गया था कि वो उन सायों से जोर जोर से बातें करने लगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। इतना बोलते हुए वो हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ और फौरन ही बाहर भागा। अंधेरे रास्ते पर दौड़ते हुए उसे सामने चर्च दिखा। साइरस भागता हुआ सीधा चर्च के पीछे वाले रास्ते से अंदर दाखिल हो गया।
चर्च में इस वक्त कोई नहीं था और वहां काफी अंधेरा भी था। साइरस बिल्कुल अधमरा हो चुका था। वो चर्च की एक बेंच पर बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह बेंच पर सोए हुए साइरस के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। साइरस चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा उसके सामने फादर डिकोना खड़े थे और उन्होंने हैरानी से पूछा, ये तुमको क्या हुआ डियर चाइल्ड? साइरस अपने साथ हुई रात की घटना का जिक्र फादर डिकोना से करता चला गया और फादर डिकोना सारी कहानी खामोशी से सुनते रहे और आखिर में साइरस ने कहा, वो घर पूरी तरह से प्रेतात्माओं से भरा हुआ है फादर। ऐसी हालत में मैं वहां बिल्कुल नहीं रह सकता। फिर फादर डिकोना ने कहा, मुझे पता था वो घर श्रापित है, मगर मैंने सोचा था कि मेरी की मौत के बाद सब कुछ शायद ठीक हो गया होगा, पर मैं गलत था। कैसा श्राप फादर? क्या आप सब कुछ पहले से जानते थे? मुझे सब जानना है कि आखिर उस घर पर कैसा श्राप है। फादर डिकोना ने चर्च में लगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, सब बताऊंगा साइरस। आज रात हम उसी घर में ऑकल्ट करेंगे और उस घर को हमेशा के लिए महफूज कर देंगे। मैं कुछ जरूरी सामानों का इंतजाम करता हूं, तब तक तुम मेरा यही इंतजार करो। इतना बोलकर फादर डिकोना वहां से चले गए और साइरस रात होने का इंतजार करने लगा। रात के तकरीबन 1 बजे फादर डिकोना और साइरस उसी कमरे में जमीन पर बैठे हुए किसी तरह की ऑकल्ट आर्ट करने जा रहे थे, जो कि एक तरह की तंत्र क्रिया थी। जमीन पर बकरे के ताजे खून से एक स्टार बना था, जिसके हर कोने पर एक कैंडल रखी हुई थी और उसके बीचों बीच एक इंसानी खोपड़ी। फादर डिकोना साइरस को बता रहे थे, आज से लगभग 50 साल पहले तुम्हारे दादाजी यानी मिस्टर फ्रैंक और मैरी उस घर में रहने आए थे। तुम्हारी दादी एक मेंटल असाइलम में जॉब करती थी और अक्सर मानसिक तौर पर बीमार लोगों की केस स्टडी के लिए वहां से उनकी वीडियो टेप लाती थी। एक रात वो अपने साथ लीना की टेप लेकर आई, जो कि एक जादू टोना करने वाली महिला थी। लीना की आत्मा ने ही इस घर पर कब्जा कर रखा है और जो भी यहाँ रहने आएगा वो 11 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। इतना सब सुनकर साइरस काफी डर चुका था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और इस ऑकल्ट आर्ट को सीमित समय में करना होगा। फिर एक बड़ा सा शीशा देते हुए फादर डिकोना बोले, ये शीशा तुम्हें पकड़ कर रखना होगा। मैं लीना की आत्मा के साथ साथ इस घर में मौजूद सभी प्रेतात्माओं को इसमें कैद करूंगा। ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए मगर ये शीशा मत छोड़ना। साइरस शीशे को पकड़कर बैठ गया और फादर डिकोना ऑकल्ट करने लगे। कुछ ही देर में कमरे की लाइट्स अपने आप लपकने झपकने लगी और साथ ही साथ कमरे में अजीबोगरीब धुएं जैसे साए नजर आने लगे, जिन्हें देखकर साइरस डर रहा था, मगर उसने शीशे को मजबूती से पकड़ रखा था। कुछ ही देर में वो साए होली प्रेयर के प्रभाव से एक एक करके शीशे की तरफ खींचने लगे, मगर शीशे में घुसने से पहले वो साइरस का चक्कर लगाने लगे। साइरस काफी डरा हुआ था। फादर, मुझे डर लग रहा है, तो प्लीज कुछ कीजिए। फादर डिकोना ने उन सायों की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से इशारा किया। उन्होंने साइरस को पकड़ लिया और उसे हवा में उठाने लगे।
साए साइरस को इतनी जोर से जकड़ने लगे कि वो दर्द की वजह से बुरी तरह चीख पड़ा। फादर, बचाइए! अब बचना कैसा डियर सन? जहां तेरे दादा और दादी को भेजा वहीं तुझे भी भेजूंगा। वो मनहूस टेप तो तूने भी सुना है। लीना तुझे भी ले जाएगी, फिर ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, जिसका मुझे न जाने कितने सालों से इंतजार था। अब कोई वारिस नहीं बचेगा। जाहिर था प्रॉपर्टी के लिए ही फादर डिकोना ने लीना की रूह को कभी इस घर से जाने नहीं दिया। साइरस को अपनी मौत बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। वो साए धुएं में बदलकर उसके शरीर पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, मगर साइरस आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसने अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी और टीवी वाली टेबल की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर फादर डिकोना ने कहा, चाहे जिधर जाने की कोशिश कर ले, तू इन काली आत्माओं से नहीं बच सकता। बस लीना की भी साधना पूरी होने वाली है, वो आकर तुझे ले जाएगी। काले साए साइरस की हड्डियां चूर कर देना चाहते थे, मगर वो फिर भी किसी तरह जमीन पर रेंगते हुए टीवी तक पहुंच गए और प्लेयर में लगा हुआ टेप प्ले कर दिया। लीना की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जिसे सुनकर पहले तो फादर डिकोना बौखला गया, मगर फिर डरते हुए बोला, ये क्या कर दिया तूने? ये तो लीना की आवाज है। साइरस अपने कान बंद कर जमीन पर लेट गया। अगले कुछ पलों में कमरे में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई। जिन सायों ने साइरस को पकड़ रखा था, उनकी पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी। कमरे में साइरस को किसी औरत के पैर दिखे, जो कि अजीब सी आवाज निकालते हुए फादर डिकोना की तरफ बढ़ रही थी। कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई और फादर डिकोना दर्द से कराह उठा। नहीं, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। फादर डिकोना की चीख से वो घर गूंज गया। साइरस उठने की हालत में नहीं था, वो अधमरा जमीन पर ही पड़ा रहा। साइरस दर्द से कराहता हुआ उठ बैठा। उसने देखा कमरे में सब कुछ सामान्य हो चुका था। लीना फादर डिकोना को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस शीशे में समा चुकी थी, जिसमें लीना फादर डिकोना के साथ साथ कई काली आत्माएं कैद हो चुकी थी। साइरस ने वो शीशा तोड़ दिया। साइरस ने एक पुराना शाप खत्म कर दिया था। शहर से दूर वीराने में बसा वो पुराना बंगला देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसके चारों ओर पसरा सन्नाटा किसी अनजान रहस्य की तरह था। बंगले के ठीक सामने आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां हवा में अजीब तरह से हिलती थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हों। आइए, ये बंगला आपको बहुत पसंद आएगा। ये सच में बहुत सुंदर है, लेकिन आप इसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मालिक की आंखें क्षण भर को झपकी, फिर उसने एक गहरी सांस ली। दरअसल ये घर बहुत बड़ा है और अब यहाँ अकेले रहने का मन नहीं करता। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इससे। यादें? मालिक की नजर पीपल के पेड़ पर गई, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मेरी पत्नी
साथ में ये घर बसाया था। उसे ये जगह बहुत पसंद थी, लेकिन वो अब नहीं रही। नील और सिया अचानक गंभीर हो गए। मुझे खेद है। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ बहुत खुश रहेंगे। ये इलाका बेहद शांत है और कोई परेशानी नहीं होगी। ये सबसे जरूरी बात है। हम भी ऐसी ही जगह की तलाश में थे। तो फिर आपका नया घर मुबारक हो। नील और सिया ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। मालिक ने उनके हाथ में घर की चाबियां रख दी और वहां से चला गया। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और वो पुराना पीपल का पेड़ जोर जोर से सरसराने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी शाखाएं हिल नहीं रही थी, बल्कि खुद को झटक रही थी। नील, ये पेड़ देखो ना, अजीब तरह से हिल रहा है, जैसे कोई हिलाने की कोशिश कर रहा हो। अरे सिया, ये सिर्फ हवा की वजह से हो रहा है। तुम बहुत डरपोक है। लेकिन सिया की आंखें अब भी पेड़ पर जमी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी शाखाओं के बीच से झांक रहा हो। काली गहरी आंखें। बंगले के अंदर का माहौल भी कुछ अजीब था। पुराने लकड़ी के दरवाजे और फर्श की हल्की हल्की चरमराहट, जैसे वो भी जिंदा हों। कमरों में हल्की सी सीलन की गंध थी और खिड़कियों से छनकर आती रोशनी भी कुछ मटमैली लग रही थी। नील, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये घर थोड़ा अलग है? नया घर है ना, हमें इसकी आदत डालनी होगी। तू बेवजह इतना मत सोच। सिया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। रात होते होते ठंड बढ़ गई थी। नील काम से थककर जल्दी सो गया, लेकिन सिया को नींद नहीं आ रही थी। बंगले के बाहर कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पीपल के पेड़ के नीचे चल रहा हो। सिया ने धीमे से पर्दे के पीछे से झांका। पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन इस बार हवा नहीं थी। रात के किसी पहर नील की आंख अचानक खुली। कमरे में हल्की ठंडक थी और कहीं दूर से पीपल के पत्तों के सरसराने की आवाज आ रही थी। उसने करवट बदली, लेकिन बिस्तर खाली था। सिया वहां नहीं थी। सिया? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे का दरवाजा अध खुला था और बाहर बरामदे से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो तेजी से उठा और बंगले के हर कोने में सिया को ढूंढने लगा। रसोई, बैठक, पीछे का अहाता, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं था। अचानक उसे आंगन की ओर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। पीपल के नीचे कोई खड़ा था। जब चांद की धुंधली रोशनी पड़ी तो नील का शरीर ठंडा पड़ गया। सिया वहां थी, नंगे पैर, सफेद नाइटी पहने, पीपल के सामने खड़ी। उसकी गर्दन ऊपर उठी हुई थी, जैसे किसी से फुसफुसा कर बात कर रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वो मनहूस पेड़। नील घबराकर बाहर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सिया के कंधे पर हाथ रखा। सिया, तुम यहां क्या कर रही हो? सिया ने धीरे धीरे उसकी ओर सिर घुमाया। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा अजीब तरह से निर्विकार। कुछ पलों तक वो उसे बस देखती रही, फिर हल्की मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। कुछ नहीं नील, मैं बस बात कर रही थी।
बात? किससे? सिया ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर की, पीपल की सबसे ऊंची टहनी की ओर। नील ने भी देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो उसे पकड़कर अंदर ले आया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। नील ने महसूस किया कि सिया धीरे धीरे बदल रही थी। अब वो पहल करने लगी थी और ये बदलाव धीरे धीरे जुनून में बदल रहा था। पहले जो सिया शर्मीली और संकोची थी, अब वो खुलकर उसे अपने पास बुलाने लगी थी। वो अब हर वक्त साड़ी पहनती, गहरे रंग, चीनी और शरीर से लिपटी हुई। उसके बाल हर समय खुले रहते, गालों पे उसकी लटें लहराती रहती और बालों में चमेली का फूल लगाए रहता। उसकी चाल में एक अजीब आकर्षण था, उसकी आंखों में एक नई चमक। पहले नील को यह बदलाव रोमांचक लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। नील लैपटॉप पर काम कर रहा था जब सिया पीछे से आकर उसके कंधों पर झुक गई। उसकी उंगलियां हल्के से नील की गर्दन पर फिसली, ठंडी बर्फ जैसी। इतनी देर तक काम? नील ने मुड़कर देखा। सिया लाल सिल्क की साड़ी पहने थी, पल्लू कंधे से सरक रहा था, बाल खुले और हल्के गीले। उसकी आंखें गहरी और बोझिल लग रही थी। बस 5 मिनट और। 5 मिनट बहुत होते हैं नील। नील ने उसकी सांसों में अजीब सी गंध महसूस की। पहले जो उसे लुभा रहा था, अब वही उसे डराने लगा था। अब वो नील को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसकी सांसों में एक अजनबी सी बू थी। रात को जब वो उसे पास बुलाती तो उसकी आंखों में एक अलग ही भूख होती, कुछ ऐसा जो प्रेम से परे था, कुछ असामान्य। हर रात उसे महसूस होता कि सिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसका स्पर्श ठंडा था, उसकी बातें अजीब लगने लगी थी, जैसे कोई और उसमें समा चुका हो। नील का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा उतरा हुआ, हर समय थकान, जैसे उसकी सारी ऊर्जा कोई चूस रहा हो। नील अब अपने ही घर जाने से कतराने लगा था। नील अब और सहन नहीं कर पा रहा था। जब हालात बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो उसने अपने डॉक्टर दोस्त आकाश से मदद मांगी। आकाश, कुछ तो गड़बड़ है सिया के साथ। वो नहीं रही जिसे मैंने शादी की थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, सिया बदल गई है आकाश। वो अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसकी हरकतें, उसका स्पर्श, उसकी आंखें, कुछ तो गड़बड़ है। आकाश ने पहले इसे तनाव समझा। नील, शादी के बाद कई बार लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। शायद ये सिर्फ एक फेज हो। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है आकाश। जब तुम देखोगे तो समझ जाओगे। बस एक बार घर चलो मेरे साथ। आकाश को नील की घबराहट महसूस हो रही थी। वे दोनों बंगले की ओर निकल पड़े। जैसे ही दोनों घर के अंदर दाखिल हुए, सिया सामने खड़ी थी, एकदम शांत, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसकी आंखें एकटक आकाश को घूर रही थीं। कैसी हो सिया? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखे जा रही थी। देखा, अब भी लगता है कि ये सिर्फ एक फेज है। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। नील बेचैन होने लगा। सिया, आकाश यहाँ तुम्हारी मदद करने आया है। तुम ठीक हो ना? सिया धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब कशिश थी।
जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। मदद? आकाश, तुम डॉक्टर हो या जादूगर? आकाश ने भौचक्का होकर नील की तरफ देखा, लेकिन सिया बिना रुके आगे बढ़ती रही। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, बहुत गहरा, बहुत आकर्षक। उसने अपने बालों को उंगलियों से पीछे किया। सिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बस सच कह रही हूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? बस करो सिया। अब आकाश को यकीन हो गया था, कुछ तो बहुत गलत था। नील, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। क्या बकवास कर रही हो? नील अब कमजोर हो चुका है, थका हुआ, बिल्कुल बेजान। लेकिन आकाश, तुम तो ताजगी से भरे हो, मजबूत हो। उसने अपनी उंगलियां आकाश के कंधे पर रख दी। ये तुम नहीं हो सिया? हाँ, मैं वही सिया नहीं हूं। और नील, अब तुम भी वही नहीं रहे जो मेरे लिए जरूरी था। नील का खून खौल उठा। उसने सिया का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। बस बहुत हुआ सिया, ये बकवास बंद करो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सिया ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां कस दी। नील तड़पने लगा। उसकी आंखें फटी रह गईं, उसकी सांसें अटकने लगीं और कुछ ही पलों में वो वहीं गिर पड़ा, बेजान। ये तुमने क्या कर दिया? सिया अब उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा आकाश। लेकिन आकाश और रुकने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, बंगले का दरवाजा खोलकर अंधेरी रात में भाग निकला। पीछे खिड़की से सिया उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी मुस्कान अब भी बनी हुई थी। बंगला फिर से सुनसान हो गया था। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। एक नया जोड़ा वहां रहने आया। घर का मालिक उनके साथ खड़ा था, मुस्कुराते हुए। देखिए, ये इलाका बहुत शांत है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नया जोड़ा खुश था। उन्होंने कागजात पर साइन किए और खुशी खुशी बंगले में शिफ्ट होने के लिए अंदर चले गए। घर का मालिक चुपचाप उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जैसे ही वो लोग अंदर गए, वो धीरे धीरे बंगले के आंगन में लगे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। उसने पेड़ के तने पर हल्के से हाथ फेरा और फुसफुसाया, पिछली बार तुम्हारी वजह से एक की जान चली गई, तो नए लोगों को ढूंढने में देर लग गई। इस बार थोड़ा ध्यान से। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मैंने तुमसे वादा किया था, जो शारीरिक प्रेम मैं तुम्हें जीते जी नहीं दे सका, वो तुम्हें मरने के बाद जरूर दिलाऊंगा, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। कामिनी। पीपल के पत्तों में अचानक एक अजीब हलचल हुई, जैसे किसी ने मालिक की बात का जवाब दिया हो। एक ठंडी लहर उसके चेहरे को छूकर निकल गई और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बंगले के अंदर नए जोड़े की हंसी गूंज रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे किस जाल में फंस चुके हैं।